नमस्कार दोस्त। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत तृतीय चरण को हम लोग पढ़ रहे हैं और तृतीय चरण के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में घटी। 1917 भारत ही नहीं विश्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। भारत के लिए जहां 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दशा और दिशा दी। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युगांतरकारी घटना घटी, वह रशियन क्रांति था, साम्यवादी क्रांति था, जिसने विश्व में आमूलचूल परिवर्तन किया। हम लोग आज चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे। आप जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी बदल गया है। जैसे आप 68वीं बीपीएससी में देखिएगा कि पूछा है कि जो गांधी की जान किसने बचाई थी। यह इस प्रश्न के लिए 68वीं बीपीएससी काफ़ी प्रसिद्ध था। और अब यह नई एग्जाम में अक्सर पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और कौन उनको आमंत्रित किया था। तो काफ़ी सूक्ष्म प्रश्न, गहरा प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। अतः हम लोग आज जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं, जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे ताकि जो एग्जाम में है उसमें आसानी से प्रश्न को बना सके। तो चलिए हम लोग चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो 1757 ईस्वी के प्लासी युद्धोपरांत जो भारत में ब्रिटिश राजसत्ता की स्थापना की शुरुआत हो गई थी। और यही देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाता है। औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्पादन के तकनीक में परिवर्तन हुआ था, जहाँ पहले मनुष्य और पशु श्रम से संचालित उत्पादन तकनीक के स्थान पर जो कोयला, लोहा और वाष्प ऊर्जा द्वारा संचालित उत्पादन तकनीक में संक्रमण को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और उस औद्योगिक क्रांति के लिए हुई थी वहाँ ब्रिटेन में। तो औद्योगिक विकास के लिए जो वहाँ के जो कारखाने थे उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। और कच्चे माल कहाँ से आएगा? तो उसमें जो भारत उसका उपनिवेश था, वहाँ उसने कच्चे मालों के लिए वाणिज्यिकरण फसलों को प्रोत्साहित किया, जिसको जो इंडोनेशिया है वहाँ डच जो सांस्कृतिक पद्धति कहा जाता था, कल्चरल सिस्टम कहा जाता था, क्योंकि इंडोनेशिया में डचों का अधिकार था। तो यहाँ वाणिज्यिकरण कृषि का किया गया और जो वाणिज्यिक फसल, नगदी फसल था, जैसे कपास, जूट, चाय, तंबाकू, रेशम आदि फसलों को उगाया गया। और 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो गोरे बागान मालिक थे, उन्होंने यहाँ के किसानों से अनुबंध करा लिया कि आप अपने खेत पर कम से कम 1 बीघा है तो 3 कट्ठा आप नील की खेती कीजिए। नील को ब्लू गोल्ड कहा भी जाता है। और जो किसानों को अपने खेत पर 1 बीघा में 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता, अनिवार्य था। इसी को 3 कट्ठा पद्धति कहा जाता था। और जो व्यक्ति 3 कट्ठा पद्धति नील की खेती नहीं करना चाहते थे, वह उनके साथ श्रावसी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, जिसको कि अधिक लगान देना पड़ता था। और यह चलता रहा। जैसे कि देखते हैं कि 1859 में जब बंगाल में नील विद्रोह हुआ, तो वहाँ से जो सारा वहाँ नील जो किसान खेती करते थे वह समाप्त हो गया। और इसका बहुत मार्मिक वर्णन, जो मर्म स्पर्शी वर्णन किया है, वह दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में किया है, नील दर्पण में, जिसका माइकल मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो वहाँ से पूरा संपत्ति पिछड़ा इलाका में बिहार चला आया। और बिहार चंपारण में यह जो नील्हे थे गोरे बागान मालिक, वह शोषण उत्पीड़न किसानों को करने लगे। और
इस शोषण उत्पीड़न के खिलाफ जो पहली बगावत हुई इस नील विद्रोह के चलते, वह पंडौल दरभंगा में हुई थी। और फिर किसानों ने 1908 में ही चंपारण में नील के खेती के विरोध में विद्रोह किया था, क्योंकि जो वहाँ जो 19वीं शताब्दी के आते आते वहाँ समाप्त होते होते जो कृत्रिम नील बना लिया गया था, डाई रंग बना लिया गया था जर्मनी के द्वारा, तो यहाँ क्या हुआ कि जो नील के जो बाजार थे वह समाप्त होने लगे, लेकिन फिर भी जो बागान मालिक थे वह चंपारण के किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। और इसी में जो 1861 में हमारे बिहार के जो एक किसान थे जिनका जन्म हुआ था राजकुमार शुक्ल, उनका जन्म 1861 में सतवरिया चनपटिया में हुआ था, कोलाहल शुक्ल के यहाँ जो भट्ट ब्राह्मण थे। और जो उनका एक और घर था मुरली भरवा में, वहाँ जो बेलवा कोठी का एक मैनेजर था एमन, वह उनको फसल की बर्बाद कर देता है और बहुत मारता पीटता है, अपमानित करता है। और जो राजकुमार शुक्ल हैं, वह जिस तरह से चाणक्य ने अपने शिखा बांध लिया था घनानंद के अपमान के बाद, जब तक जो यह नंदवंश है उसका समूल नष्ट न कर दे तब तक अपने शिखा नहीं बांधे। उसी तरह जब इनको अपमानित किया गया तो इन्होंने भी अखंड अपनी प्रतिज्ञा की कि समूल नष्ट कर दिया जाएगा यहाँ नील्हे को, और वह इसमें सफल भी रहे। और वह कुछ समय तक रामनगर राज में या बेतिया राज में नौकरी भी करते हैं, लेकिन बाद में वह किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और शेख गुलाब और शीतल राय के साथ आंदोलन करते हैं, किसानों को संगठित करते हैं। लेकिन जब लगता है कि यह परंपरागत तरीके से काम नहीं चलेगा तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फिर 1916 में जो लखनऊ है वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन 32वां बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और जो दक्षिण अफ्रीका से सफल संघर्ष करके गांधी आए थे और काफ़ी लोकप्रिय थे, और गांधी पहली बार इसी लखनऊ अधिवेशन में आए थे। और कांग्रेस के जितने नामी गिरामी नेता थे वह इस अधिवेशन में शिरकत करने आए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मजरूल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तिलक आदि सभी नेता आए थे। और इसी अधिवेशन में जो अपने बिहार के बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद थे, जो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी थे और बिहार के उस वक्त के सबसे बड़ा वकील थे, जो नील्हे के आतंक के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें जो चंपारण के जो किसान की स्थिति थी उस पर उन्होंने प्रस्ताव रखा, और यह प्रस्ताव पास भी हुआ लखनऊ अधिवेशन। और इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए राजकुमार शुक्ल भी बोले, और यह पहला किसान है जिसने जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। राजकुमार शुक्ल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, किसान हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को पहली बार संबोधित किया। और लेकिन वह जो राजकुमार शुक्ल है वह गए थे, संबोधित करने नहीं गए थे, वह तो जुगाड़ में था कि किसी बड़े नेता को बुला कर लाएंगे और यहाँ चंपारण के 19 लाख जनता का उद्धार कर देंगे। और इसके लिए वह पहले तिलक के पास जाते हैं, और लेकिन तिलक कहते हैं कि भैया देखो, सबसे बड़ा समस्या अभी हमारे पास देश के आज़ादी का है। फिर वह कहते हैं कि महामना मालवीय थे, उनके पास जाते हैं कि चलिए ना महामना जी, वहाँ देखिए किसानों का समस्या। वो भी कहते हैं कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो ये सब समस्या खुद ब खुद अपने समाप्त हो जाएगा। और फिर वह जो उनमें तो किसानों का इन दोनों नेताओं ने जब अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह किसान थे, विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की उनकी अदम्य साहस थी, और वह हार नहीं माने और गांधी के जाके पैर में वो गिर गए, कहे कि महात्मा चलिए, जो वहाँ किसानों का बहुत स्थिति खराब है, कानकर कह रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि देखिए अभी हमको छुट्टी नहीं है, अब बगैर हम मामला को देखे हुए कोई राय नहीं बनाएंगे, ताकि उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया था कि भैया बगैर समझे बुझे कोई काम नहीं करना चाहिए।
लेकिन फिर वह जो ब्रजकिशोर बाबू हैं उनको बुला कर ले आते हैं गांधी के पास, जो यही वकील साहब आपको सारा हाल बता देंगे। तो गांधी जी एक दिन चंपारण आने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी दिन से देखिए गांधी और जो दूसरे नेता थे हमारे राष्ट्रीय नेता, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही था। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार जो मगध पर केंद्र पर आक्रमण कर मगध साम्राज्य है उसको अपने हस्तगत करने का प्रयास किया था, लेकिन वह उसमें असफल हो गया। लेकिन वही जब बाद में एक बुढ़िया कहता है के सुझाव पर उनसे सीख मिला उनको, और धीरे धीरे वह छोटा छोटा पहले बाहर से जीतते हैं, उसके बाद केंद्र पर आक्रमण करते हैं, तो वह मगध साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। लेकिन इसी तरह जो स्थानीय जो छोटे छोटे समस्या थे उसको जो अन्य कांग्रेस के बड़े नेता थे वह उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, उसका महत्व नहीं देते। लेकिन गांधी को तो परिस्थितियों की उनको पहचानने की नब्ज थी और वह पहचान गए थे, उनको इतिहास बोध था, इतिहास पता था, इसीलिए वह एक दिन आने का न्योता स्वीकार कर लेते हैं। और जब तक चंपारण नहीं आते हैं तब तक राजकुमार शुक्ल जी उनका साया की तरह लगा रहता है कि भैया चलवे करा तू वहाँ चंपारण। जब वह गांधी इलाहाबाद और कानपुर में जाते हैं जो अखबार के संपादकों से भेंट करने, विशेषकर शंकर विद्यार्थी से, तो वहाँ भी वह गांधी से मिल लेते हैं, कहते हैं कि महात्मा आपने वादा किया है आप जरूर आइएगा। फिर वो उतना नहीं होता है तो वो खत भी लिखते हैं, पीर मोहम्मद मुनीस के माध्यम से खत भी लिखवाते हैं वह कि महात्मा यहाँ की 19 लाख जनता आपके दर्शन के लिए टकटकी लगाई हुई है। इस तरह मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से कौटिल्या तर गई थी, उसी तरह आपके दर्शन से जो 19 लाख के लोग हैं चंपारण का वह धन्य हो जाएंगे, वह अपने आप को मुक्त कर लेंगे। फिर वह गांधी को लेने वह कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता से 9 अप्रैल को यहाँ पटना के लिए आते हैं और 10 अप्रैल को पटना जंक्शन पर उतरते हैं। और उसी दिन जो वह रात्रि को मुजफ्फरपुर जंक्शन जाते हैं, मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। और जब मुजफ्फरपुर बच्चा सब वहाँ उनको स्टेशन पर लेने आता है तो पूरा ट्रेन के छान मार देता है इधर से उधर तक, कहीं गांधी नहीं मिलता है। क्योंकि गांधी का जो उनके मन में जो छवि था, छाप था, वह कि खूब लंबा चौड़ा डोल डाल वाला आदमी होगा, पूरा रुतबा वाला होगा, कोट टाई और लगाए हुए होगा। लेकिन गांधी तो एक किसान के जो गुजराती किसान है उसके पेशा में आए थे और शुक्ल जी भी उनका अपना जो धोती कुर्ता मिर्जाई था वह पहने हुए थे और दोनों अपना अपना सामान लेके स्टेशन के एक कोना में खड़ा थे। जब लड़का सब इधर से उधर पूरा चक्कर मार रहा था, खोज रहा था, तब जो राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं कि भैया किसको खोज रहा है, तो वह कहते हैं कि जो बच्चा कहता है कि हम गांधी को लेने आए हैं, तो कहता है कि यही तो महात्मा है। तो ऐसे तो गांधी को पहली बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, लेकिन जो पहली बार किसी ने संबोधित किया महात्मा कहकर गांधी को, वह आदर्श से वह राजकुमार शुक्ल थे। जब उनको खत भी लिखे थे तो वह महात्मा के नाम से संबोधित किया था। और जब यहाँ स्टेशन पर भी लड़का पूछा तो महात्मा ही उन्होंने कहा। आज भी देखिएगा कि चंपारण में जो कोई श्रद्धेय व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है, तो उसको लोग वहाँ के महात्मा भी कहते, आज भी महात्मा ही कहते हैं और उस जमाने में भी महात्मा ही कहा जाता था। तो गांधी वहाँ मुजफ्फरपुर रहते हैं, 10 तारीख से 4 दिन 4.5 दिन रहते हैं। वहाँ तिरहुत जो कमिश्नर है उससे मुलाकात करते हैं कि का भैया यहाँ जो किसानों की स्थिति सही में ऐसा स्थिति है। तो वह कहता है कि आप कौन होते हैं यहाँ पूछने वाले कि किसान की स्थिति कैसा है। आज भी देखिएगा कि झगड़ा होता है तो कोई छुड़ाने जाइएगा तो कहेगा कि तुम इसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। तो वही बात था। तो गांधी के इससे और शक गहरा गया और गांधी जो 15 अप्रैल को दोपहर को निकलते हैं और 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर से और 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचते हैं और रात को गोरख बाबू के यहाँ विश्राम करते हैं और अगले ही सुबह वह
जो धरणीधर बाबू हैं, उनके साथ जो एक हाल फिलहाल में नील्हो का जो किसानों पर अत्याचार हुआ था, 5 मील दूर जो मोतिहारी से जसली पट्टी गाँव था, वहाँ जाते हैं। लेकिन जैसे 16 तारीख को, 16 अप्रैल को, लेकिन जैसे ही जाते हैं तो रास्ते में ही जो वहाँ का जो कलेक्टर था मोतिहारी का, डब्लू हॉक हॉक, उसका फरमान मिलता है कि छोड़ दे चंपारण, और गांधी इसको मानने से इनकार कर देते। और जो हुक्म कलेक्टर का मिला था गांधी को, वह चंद्रहिया गांव में मिला था 16 अप्रैल को, और गांधी इसको मानने से इनकार कर देते हैं, चंपारण छोड़ने से वह इनकार कर देते हैं। देखिए यह कार्य काफ़ी विचित्र बात, पहला ऐसा व्यक्ति थे कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। एनी बेसेंट हो चाहे तिलक हो, इन सब व्यक्तियों का क्या था कि जो इस तरह का आदेश मिला था तो उन्होंने विरोध तो किया था, लेकिन फिर भी उस आदेश का पालन किया था। लेकिन गांधी ऐसा नहीं किया, और उनको फिर समन किया गया, और 18 तारीख को वह कोर्ट में उपस्थित हुए, और उन्होंने अपना कोर्ट में बयान कहा कि मैं यह अपना बयान सज़ा कम करने की नीयत से नहीं दे रहा, मुझे तो यह जता देना है कि आज्ञा का उल्लंघन करने का मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, लेकिन मुझे तो बल्कि जो मेरा हृदय जिस बड़े कानून को स्वीकार करता है उसका अनुसरण करना है। और जो वहाँ जज था वो भी साला हक्का बक्का रह गया, वो भी असमंजस में फंस गया। उसको लग रहा था कि गांधी बैरिस्टर हैं, वह कानून पेंच की बात करेंगे, लेकिन ये तो दर्शन के बाद नैतिकता की बात कर रहा है। तो लेकिन और 12 अप्रैल को लेकिन जो 22 अप्रैल है, क्योंकि जो गांधी है उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और जो अंग्रेजी सरकार था उनको विद्रोही नहीं मानता था, और जो यहाँ की सरकार थी वह भी इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देता था। लेकिन 22 अप्रैल को अदालत का फैसला आ जाता है, और गांधी को किसानों की जो समस्या सुनने का और जाने का अनुमति मिल जाता है, और गांधी 800 किसान को बयान दर्ज करते हैं। उनको जब तक पक्का नहीं विश्वास हो जाता था कि यह सही कह रहा है, तब तक बयान दर्ज नहीं करते थे। और इसी वक्त जो यहाँ का बिहार का गवर्नर था एडवर्ड गेटे, वह गांधी को बुलाता है, और एक जो चंपारण एग्रीरियन कमेटी गठित करता है, और उसका सदस्य गांधी को बनने का आग्रह करता है। गांधी भी अपने जो सहयोगी थे ब्रजकिशोर बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, और धरणीधर बाबू, गोरख बाबू आदि, इन लोगों से सलाह मशविरा करते हैं, और वह उसका सदस्य बन जाते हैं। और वह एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो किसानों का प्रतिनिधि के तौर पर उसमें शामिल हुए थे। और अन्य नारायण सिंह थे, जी रैनी था, आदि अन्य 6 सदस्य इसमें था, और इसकी अध्यक्षता इस कमेटी का फ्रैंक सलाभाई कर रहा था, जो कि मध्य प्रदेश का आयुक्त। और गांधी तो पूरा बयान दर्ज किए हुए था पहले से ही किसान को, तो गांधी को जो यह समिति बनाया था कमेटी, उसको समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि भैया यह सही बात है कि यहाँ शोषण हो रहा है नीले घोड़े का, भारतीय जो चंपारण के किसानों का। और जो यह समिति बना था वह सिफारिश करता है कि जो किसानों से जो नीले हैं, जो बगान मालिक है, अनुचित रकम वसूले हैं, उसकी 25% उसको वापसी की जाए, और वह समिति 3 कठिया पद्धति है उसको समाप्त करने का सिफारिश करता है। और तो यह सिफारिश करता है, तो यह कुछ लोग कहता है कि भैया ना 25% ही का है, 100% वापसी करना चाहिए, लेकिन गांधी कहते हैं कि 25% ही वापसी है, उसके लिए बेइज्जती का सबसे बहुत बड़ा बेइज्जती है। तो फिर इस तरह से होता है। और फिर 1918 में चंपारण एग्रीकल्चर कानून बनता है, जिसके तहत वैधानिक तौर पर जो 3 कठिया पद्धति है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और गांधी जो यहाँ जो चंपारण के किसानों की समस्या है उसका रिपोर्टिंग पीर मोहम्मद मुनीश कर रहे थे, जिसको कि चंपारण का हीरो कहा जाता है। और जो ब्रजकिशोर बाबू हैं उनको गांधी प्यार से
बिहारी बाबू कहते थे। और यहाँ पूरा जो चंपारण में गांधी रहे कुल 10 महीना रहे। उन्होंने कुल चंपारण पर उन्होंने 2200 रुपया खर्च किया। जो चंपारण की लिपि थी, जो अधिकतर दस्तावेज था, वह कैथी लिपि में था। और जो यहाँ का एसडीओ था बेतिया का, वह विलियम लेविस था। और इस तरह से जो यह है कानून समाप्त हो जाता है। और इस कानून के समाप्त होने से क्या हुआ कि अखिल भारतीय स्तर पर जो गांधी है वह लोकप्रिय हो गए। अखिल भारतीय नेतृत्व के रूप में उनका उदय हुआ। दूसरी बात है कि सत्य और अहिंसा से जोड़कर, नैतिकता से जोड़कर आंदोलन की शुरुआत करने की एक नया अध्याय शुरू हुआ। तीसरी बात है कि कांग्रेस के जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो गए। अब उसमें आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों की भी भागीदारी होने लगा। और जो समाज के निम्नतम वर्ग था वह कांग्रेस के अगली कतार में शामिल हो गया। और जो बहुत सारे कार्यकर्ता थे गांधी इस आंदोलन में तैयार किए थे, वह प्रांतीय स्तर पर बाद में जो आंदोलन होता है उसमें नेतृत्व करता है। और गांधी अपना जो क्षेत्रीय आधार है चंपारण को, वह बना लेते हैं। और जब भी कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो वह ये चंपारण बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों के बीच जो अंग्रेजों का डर था, भय था, वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो वह अंग्रेजों के भय समाप्त करने के लिए जो उनके दो मित्र थे अंग्रेज, चार्ली और पोलाक, उसको चंपारण से बाहर कर देते हैं। कहते हैं कि भाई तुम चले जाओ, ताकि यहाँ लोगों का जो डर है वह समाप्त हो जाए। तो यह इस तरह यह चंपारण की पूरी वृत्तांत थी। इसको हम लोग देखेंगे कि क्या पूछता है और क्या पूछ सकता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, या इसका कारण पूछेगा तो यह तीन कटिया पद्धति था। और तीन कठिया पद्धति क्या था कि जो 20 कट्ठा जमीन है ना किसान का, उस पर 3 कट्ठा कम से कम उसको नील की खेती अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। अगर वह चाहता है कि अगर वो नील की खेती 3 कट्ठा नहीं करे तो उसके लिए सरावैशी कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो एक कर देना पड़ता था। जो व्यक्ति जो नील की खेती नहीं करेगा उसको सरावेशी कर देना पड़ेगा। किसको? गोरे बगान मालिकों को। और यह कर काफी ज्यादा होता था। अब 3/20 है यह 20 कट्ठा पर, इसको कभी कभी 15% है। आगे देखिए ना, 3/20 गुने 100, 20 × 5 = 100, 15%। 15% खेत पर उसको नील की खेती। अगर कोई नील की खेती से छूट चाहता था या नहीं करना चाहता था तो उसको सरावेशी कर देना पड़ता था। यह बीपीएससी में पूछा है। और पूछता है कि चंपारण से पहले किसानों का जो नील की खेती करने वाले किसानों का विद्रोह पहला कहाँ हुआ था? तो यह पंडौल में हुआ था पहला, या दरभंगा में हुआ था, जो कि दरभंगा था। ये पंडौल है, ये दरभंगा में। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि सबसे पहले किसानों का विद्रोह नील के खेती के विरोध में कहाँ हुआ था? या पंडौल, दरभंगा। और फिर 1908 में भी विद्रोह होता है, यह भी पूछता है। तब फिर लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में कोई स्पष्ट नहीं है कि बिहार का कितने प्रतिनिधि शामिल हुआ था, लेकिन ब्रजकिशोर बाबू और राजकुमार शुक्ल इस अधिवेशन में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ अंक्याक्षर मजूमदार की अध्यक्षता में, उसमें ब्रजकिशोर बाबू है। और चंपारण से संबंधित जो स्थिति था किसानों का, उस पर यह प्रस्ताव रखते हैं। उस समय जो बिहार के सबसे बड़े वकील थे और इन्होंने प्रस्ताव रखा, यह प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए शुक्ल जी भी बोले इस पर। और यह पहला अवसर था जिसमें कोई किसान कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया गया था। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि कौन ऐसा पहला किसान था जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन को राजकुमार शुक्ल ने संबोधित किया था। और इनको गांधी बिहारी भी कहते थे, प्यार से, श्रद्धा से, प्रेम से। और इन्हीं के जो सुझाव पर, जो खिलाफत से उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था, ब्रजकिशोर बाबू के ही सुझाव पर गांधी। फिर राजकुमार शुक्ल है, इनका जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ कभी कभी पूछता है इनका जन्म
कहाँ हुआ था? तो यह सतवरिया चनपटिया में हुआ था। और इनका एक घर मुरली भरवा में था। ज़्यादा पूछता है मुरली भरवा वाला, भरावा। इनके पिता कोलाहल सूक्त थे, जो कि भट्ट ब्राह्मण थे। और यह इन्होंने रामनगर राज और बेतिया राज में नौकरी भी की थी। और बाद में यह शेख गुलाब और शीतल राय के साथ मिलकर किसान को संगठित भी करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। और चंपारण के लिए न्योता यह पूछता है कि चंपारण में गांधी को किसने निमंत्रित किया था, या न्योता दिया था, या आमंत्रित किया था? तो यह पीर मुनीस के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी को आमंत्रित किया था। लेकिन जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ, वह गांधी से पहले तिलक के पास जाते हैं। तिलक कहते हैं कि भैया सबसे बड़ा अभी हमारे पास जो समस्या है, प्रश्न है, वह स्वतंत्रता का है, बाद में ये सब देखेंगे। और जो मालवीय जी पास जाते हैं बाद में, तो वो कहते हैं कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो ये सब समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाए। अब बाद में वह गांधी के पास जाते हैं 3 नंबर। तो गांधी भी पहले तो कहते हैं कि भैया अभी हमको छुट्टी नहीं है, अब अगर देखें हम राय नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब ब्रजकिशोर बाबू को बुला कर लाते हैं, तो यह गांधी एक दिन चंपारण आने के लिए मान जाते हैं। और जो चंपारण के किसानों की जो स्थिति था, उसका रिपोर्टिंग करता था वह पीर मुनीस ही करता था। यह पत्रकार थे, और चंपारण का हीरो पीर मुनीस को ही कहा जाता है। आप देखिए कि गांधी न्योता दिया राजकुमार शुक्ल, तो गांधी तो अब आएंगे। उनको शंकर विद्यार्थी कहा था कि गांधी एक बार कह दिए हैं तो जरूर आएंगे। गांधी कलकत्ता में गए थे। कलकत्ता से उनका कोलकाता से पटना आए 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को वो कलकत्ता से चले थे और पटना आए। साथ में राजकुमार शुक्ल भी उनके साथ आए थे। और ये 10 अप्रैल को पटना जंक्शन उतरते हैं। पूछा है कि जो गांधी पटना जंक्शन पर कब आए थे, तो 10 अप्रैल 1917 को आए थे। कहाँ? पटना जंक्शन। और उसी दिन कोई व्यवस्था यहाँ पटना में ठहरने का नहीं रहता है, तो वह मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। और मुजफ्फरपुर चले जाते हैं तो वहाँ तिरहुत कमिश्नर से वहाँ फिर भेंट करते हैं, वह समस्या जानने का प्रयास करते हैं। और पूछता है कि गांधी मोतिहारी कब आए थे, तो यह 15 अप्रैल को आए थे मोतिहारी में। और वह 15 अप्रैल को रात्रि विश्राम गोरख बाबू के घर यहाँ किए थे। और फिर अगले जब सुबह में वह किसानों की समस्या जानने जाते हैं, कहा कि जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा जो नील्हे का अत्याचार हुआ था, वह जसौली पट्टी एक गांव था। 16 तारीख को जाते हैं जसौली पट्टी गांव में, और यह धरणीधर प्रसाद के साथ जाते हैं। और जैसे ही वह 5 मील दूर था यह मोतिहारी से, जसौली पट्टी। और जैसे ही यहाँ जसौली पट्टी जाते हैं, उसके बीच में ही एक चंद्रहिया गांव आता है। वहाँ का जो मोतिहारी का कलेक्टर था, वह डब्लू हॉक वह गांधी को चंपारण जिला छोड़ने को आदेश दे देता है। तो पहले पूछता है कि गांधी छोड़ने का आदेश, जो चंपारण छोड़ने का आदेश गांधी को कहाँ मिला था? या तो चंद्रहिया गांव में मिला था। उसके बाद पूछता है कलेक्टर का नाम, कि किस कलेक्टर ने आदेश दिया था? तो डब्लू हॉक था। और पूछता है कि मोतिहारी चंपारण कब पहुंचे थे? तो 15 अप्रैल को, और वह जसौली पट्टी गाँव जा रहे थे। तो यह पूछता है इस तरह का प्रश्न। फिर जब वह उनको जिला छोड़ने का आदेश देता है, वह मानने से इनकार कर देते हैं। तब फिर उनको समन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो यह 18 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होते हैं। यह पूछेगा कि गांधी कब कोर्ट में उपस्थित हुए थे, और वही कहता है, उन्होंने अपना बयान देता है कि हमें यह जता देना है कि हमको ज़्यादा सज़ा देने के, कम करने के उद्देश्य से नहीं कह रहा है, मुझे तो यही जता देना है कि जो आदेश का उल्लंघन करना, कानून का जो स्थापित सरकार है उसका अपमान करना नहीं है, लेकिन हमारा जो अंतरात्मा है, जो हमारा नैतिकता है, वह जिस बड़े कानून को स्वीकार करता है उसका अनुसरण करना है। यही कोर्ट में देते हैं, बोलते हैं। वहाँ जज भी चकरा जाता है कि यह गांधी क्या कह रहा है। और फिर यह जो अदालत है उसका आदेश 22 अप्रैल को आ जाता है, कोर्ट का फैसला। और गांधी को अनुमति मिल जाता है कि किसानों की समस्या जान सकता है, या उसका जो रिकॉर्ड है वह दर्ज कर सकता है। और फिर क्या करता है
जो एडवर्ड गेटे है, जो बिहार का गवर्नर था, पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था, तो यह एडवर्ड गेटे था। और यह गांधी को बुलाता है और एक चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाता है और गांधी से भी कहता है कि तू सदस्य बना कर। तो गांधी पहले अपने सलाहकार जो अपने सहयोगी था उससे राय विचार करता है और फिर इसका भी सदस्य गांधी बन जाता है। और जो इस कमेटी का जो अध्यक्षता किया था, वो पूछता है कि अध्यक्षता किसने किया था, तो यह फ्रैंक शलाई किया था, जो कि एमपी का आयुक्त, मध्य प्रदेश का आयुक्त था। और इसके सदस्य के नाम भी पूछता है कभी कभी, तो इसमें एक गांधी थे और एलसी आदमी था और राजा हरिप्रसाद थे और नारायण सिंह थे और डीजे रीड थे और जी रैनी थे। तो यह पूछता है। और फिर नवंबर पूछता है कि नवंबर 1918 में चंपारण एग्रीकल्चर कानून के तहत जो तिनकटिया पत्ती है उसको औपचारिक रूप से समाप्त कर देता है। तो यह पूछेगा आपको कि चंपारण एग्रीकल्चर कानून कब पारित हुआ था, तो यह आपको डेट पूछेगा, तो नवंबर 1918। कभी कभी पूछेगा कि चंपारण में गांधी कितने महीने ठहरे थे, तो पूरा 10 महीना ठहरे थे। और खर्च जो चंपारण आंदोलन चला था उसमें 2200 रुपया पूरा उन्होंने खर्च किया था और उन्होंने 800 किसानों का बयान दर्ज किया था। जो चंपारण की लिपि थी वो कैथी थी और जो वहाँ का दस्तावेज था जो किसानों का, वह सब कैथी लिपि में ही था। तो गांधी को ट्रांसलेटर की जरूरत हुआ था। और 68वीं बीपीएससी में पूछा कि गांधी को किसने चंपारण में जान बचाया था, तो अब बत्तख मियाँ है, पूरा लड़का एकदम पूरा पटना में जितना तैयारी करता है, जहाँ बिहार में जितना तैयारी करता है, सब जान गया था कि बत्तख मियाँ ने जान। आज तक पहले इस तरह का क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया था। और परीक्षा से कुछ दिन पहले हिंदू में एक आर्टिकल आया था, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहता है कि तेजस्वी विधानमंडल में बोला था। चाहे जो भी हो, यह पूछा था, देखिए कितना गहराई से पूछता है। समस्या बात यह था कि गांधी को एक अंग्रेज आमंत्रित करता है खाने के लिए और जाते हैं खाने, तो यह बत्तख मियाँ उसका बावर्ची रहता है वो अंग्रेज का। तो उसी को बत्तख मियाँ को अंग्रेज कहता है कि भैया जहर डाल द और गांधी का स्वाहा कर द। लेकिन जो वो खाना देने जाता है बत्तख मियाँ गांधी के पास, तो वह रोने लगता है। तो गांधी तो बड़ा समझ चतुर आदमी बढ़िया समझ गए और उन्होंने खाना नहीं किया खाए, और इस तरह जो गांधी की जान है वो बत्तख मियाँ ने बचा दी। तो यह पूछा है। पूछेगा कि वहाँ बेतिया का जो एसडीओ कौन था, तो विलियम लेविस था। तो इस तरह का प्रश्न है आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से पूछा जा सकता है। और जो इसकी जो परिणाम क्या हुआ कि गांधी अब अखिल भारतीय नेता हो गए, कांग्रेस का अब स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब इसमें किसानों का, मजदूरों का भी इसमें प्रवेश हो गया। अब जो लोगों का था, जो डर था गोरी चमड़ी के प्रति, वह समाप्त हो गया। पहले वहम था लोगों की नील के दाग धुल ही नहीं सकता है। और गांधी यहाँ से पहली बार भारत में चंपारण में ही सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ही कहा कि हमने किसानों की आंखों में ईश्वर ईश्वर को देखा। पहली बार वहाँ भारत आकर किसानों, चंपारण के किसानों के आंखों में वह ईश्वर को साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो यह चंपारण सत्याग्रह है। अगले वीडियो में हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह पर